सरकार होती है उसके इशारे पर चलता है। तो मैं आपको एक जिले का कलेक्टर नहीं, इतना बड़ा राजनीतिक नेता बनाना चाहता हूँ कि जिले का कलेक्टर आपके सामने फाइल लेकर खड़ा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे मेरे बात की बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन मान्यवर काशीराम जी की बात समझ में आई। अटल सरकार गिरवाने वाली मायावती कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगी? भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि किसी जीवित राजनेता, चाहे वो कितने भी चुनाव हार चुका हो, उसकी राजनीतिक आबिशरी लिखना बहुत खतरनाक है। कई लोग राजनीतिक पंडितों और लोगों द्वारा दरकिनार कर दिए जाने के बावजूद कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू पाने में सफल रहे हैं। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। मायावती अखिलेश यादव और अजित सिंह की 7 अप्रैल 2019 को संयुक्त रैली हुई और जैसे ही अजित सिंह ने मंच पर चढ़ने की कोशिश की, बीएसपी के एक नेता ने अजित सिंह से अपने जूते उतारने के लिए कहा। मायावती को यह पसंद नहीं कि वे जब मंच पर चढ़ें तो उनके अलावा कोई और वहां जूते पहने रहे। अजित सिंह को अपने जूते उतारने पड़े और तब जाकर उन्हें मंच पर मायावती जी के साथ खड़े होने का मौका मिल पाया। ये न सिर्फ एक महिला की सफाई के प्रति प्रतिबद्धता है, बल्कि बहुजन संख्या के बल पर देश में निरंतर बदलने वाली सामाजिक सहभागिता के बदलते हुए समीकरणों को भी दर्शाता है। मायावती जी के जीवनीकार अजय बोस की मानी जाए तो सफाई के प्रति उनकी इस सनक के पीछे भी एक कहानी है। अजय बोस बहनजी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती में लिखते हैं, जब मायावती पहली बार लोकसभा में चुनकर आई तो उनके तेल लगे बाल और देहाती लिबास तथा कथित सम्राट महिला सांसदों के लिए मजे की चीज हुआ करते थे। वे अक्सर शिकायत करती थीं कि मायावती जी को बहुत पसीना आता है। उनमें से एक वरिष्ठ महिला सांसद ने यहां तक कहा कि वे मायावती से कहें कि वो अच्छा परफ्यूम लगाकर सदन में आया करें। मायावती के नजदीकी लोगों के अनुसार बार बार उनकी जाति का उल्लेख और उनको ये आभास दिलाने की कोशिश कि दलित अक्सर गंदे होते हैं, इसका उन पर दीर्घकालीन असर पड़ा। उन्होंने हुक्म दिया कि उनके कमरे में कोई भी व्यक्ति, वो चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, जूते पहनकर अंदर नहीं आएगा। मायावती की एक और जीवनीकार नेहा दीक्षित ने भी कारवां पत्रिका पर उन पर लिखे लेख द मिशन इनसाइड मायावतीज बैटल फॉर उत्तर प्रदेश में लिखा था।
मायावती में सफाई के लिए इस हद तक जुनून है कि वे अपने घर में दिन में 3 बार पोछा लगवाती हैं। मायावती जी के मिजाज के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत कठिन बात है। बात 17 अप्रैल 1999 की है। राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने अटल बिहारी सरकार से लोकसभा में विश्वास मत लेने के लिए कहा था। सरकार इसके लिए आश्वस्त भी थी, क्योंकि चौटाला एनडीए खेमे में वापस आने का ऐलान कर चुके थे और मायावती जी की तरफ से संकेत आए थे कि उनकी पार्टी मतदान में भाग नहीं लेगी। उस दिन संसद भवन के पोर्टिको में जब अटल अपनी कार में बैठ रहे थे, तो पीछे से आ रही मायावती जी ने चिल्लाकर कहा था, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। संसद में मतदान से कुछ समय पहले संसदीय कार्य मंत्री कुमार मंगलम ने बहुजन समाज पार्टी के सांसदों से बात कर कहा, अगर आपने सहयोग किया तो शाम तक मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हो सकती हैं। सरकार के खेमे में बढ़ती गतिविधियों को देखकर शरद पवार मायावती जी के पास पहुंचे। मायावती ने उनसे सीधा सवाल किया, अगर हम सरकार के खिलाफ वोट करते हैं तो क्या सरकार गिर जाएगी? पवार ने इस सवाल का जवाब हां में दिया। जब बहस के बाद वोटिंग का समय आया तो पूरे सदन में सन्नाटा छाया हुआ था। मायावती, आरिफ मोहम्मद खां और अकबर अहमद डंपी को तरफ देखकर गरजी, लाल बटन दबाओ। उनकी आवाज में जैसे सिंह की गर्जना और आत्मविश्वास झलक रहा था। ये उस जमाने की सबसे बड़ी राजनीतिक कलाबाजी थी। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का परिणाम फ्लैश हुआ तो अटल सरकार विश्वास मत खो चुकी थी। मायावती जी को इस तरह के बड़े फैसले लेने से कभी परहेज नहीं रहा है। इसी तरह का एक बड़ा फैसला उन्होंने दिसंबर 1977 की एक ठंडी रात में किया था। हुआ यह था कि एक दिन पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 21 साल की युवा मायावती ने उस समय के स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण सिंह पर जबरदस्त हमला बोला था। राजनारायण सिंह अपने भाषण में दलितों को बार बार हरिजन कहकर संबोधित कर रहे थे। अपनी बारी आने पर मायावती जी चिल्लाई, आप हमें हरिजन कहकर अपमानित कर रहे हैं। मायावती ने चुनिंदा शब्द बाणों से खूब जुबानी हमला किया। सभा में दलित नेताओं ने जिंदाबाद और मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। एक दिन बाद रात के 11 बजे किसी ने उनके घर की कुंडी खटखटाई। जब मायावती के पिता श्री प्रभु दयाल जी दरवाजा खोलने आए तो उन्होंने देखा कि बाहर तोड़े मुड़े कपड़ों में, गले में मफलर डाले, लगभग गंजा हो चला एक अधेड़ शख्स खड़ा है।
उस शख्स ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे कांशीराम हैं और बामसेफ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि वो मायावती को पुणे में एक भाषण देने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। उस समय मायावती दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में रहा करती थीं। उन्होंने देखा कि घर में बिजली नहीं है और वे लालटेन की रोशनी में पढ़ाई कर रही हैं। कांशीराम की जीवनी कांशीराम द लीडर ऑफ दलित्स लिखने वाले बद्री नारायण बताते हैं, मान्यवर कांशीराम ने मायावती से पहला सवाल पूछा कि वे क्या करना चाहती हैं। जवाब में मायावती ने कहा कि वो आईएएस बनना चाहती हैं ताकि अपने समुदाय के लोगों की सेवा कर सके। कांशीराम ने कहा, तुम आईएएस बनकर क्या करोगी? मैं तुम्हें एक ऐसा नेता बना सकता हूं जिसके पीछे एक नहीं दसियों कलेक्टरों की लाइन लगी रहेगी। तुम सही मायने में तब अपने लोगों की सेवा कर पाओगी। मायावती को तुरंत समझ में आ गया कि उनका भविष्य कहां है। हालांकि उनके पिता प्रभुदयाल इसके सख्त खिलाफ थे। इसके बाद भी मायावती कांशीराम के आंदोलन में शामिल हो गईं। मायावती अपनी आत्मकथा बहुजन आंदोलन की राह में मेरी जीवनी संघर्ष गाथा में लिखती हैं कि एक दिन उनके पिता प्रभुदयाल उन पर चिल्लाए, तुम कांशीराम से मिलना बंद करो और आईएएस की तैयारी फिर से शुरू करो, वरना तुम मेरा घर छोड़ दो। मायावती ने अपने पिता की बात नहीं मानी। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पार्टी ऑफिस में आकर रहने लगी। उनकी जीवनी लिखने वाले अजय बोस अपनी किताब बहनजी ऑफ पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखते हैं, मायावती ने स्कूल अध्यापिका के तौर पर मिलने वाले वेतन के पैसों को उठाया जिन्हें उन्होंने जोड़ कर रखा था। एक सूटकेस में कुछ कपड़े भरे और उस घर से बाहर आ गई जहां वे बड़ी हुई थी। कांशीराम की जीवनी कांशीराम लीडर ऑफ द दलित्स लिखने वाले बद्री नारायण बताते हैं कि मायावती ने वर्णन किया है कि उस समय उनके संघर्ष क्या थे और लोग उनके बारे में क्या सोचते थे। एक लड़की का घर छोड़कर अकेले रहना उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। वो असल किराए का एक कमरा लेकर रहना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसलिए पार्टी ऑफिस में रहना उनकी मजबूरी थी। उनके और मान्यवर कांशीराम के बीच बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी। दोनों में शुरू से बहुत ही स्नेह था, लेकिन दोनों के बीच लड़ाइयां भी खूब होती थी। अजय बोस लिखते हैं, कांशीराम गर्म मिजाज के शख्स थे। उनकी जुबान भी खराब थी। नाराज होने पर उन्हें अपने हाथ इस्तेमाल करने में भी कोई परहेज नहीं था। मायावती भी किसी से दबने वाली नहीं थी। वो भी मान्यवर के लिए उतने ही चुनिंदा शब्दों के इस्तेमाल किया करती थी जितने कांशीराम करते थे। मायावती कांशीराम के प्रति बहुत
पजेसिव भी थीं। अगर कोई भी शख्स उनके पास 5 मिनट से अधिक बैठ जाता था तो वो कमरे में किसी ना किसी बहाने से आ ही जाती थी। मायावती और कांशीराम के उन दिनों के संबंधों का जिक्र नेहा दीक्षित ने कारवां पत्रिका में मायावती पर छपे अपने लेख में किया है। नेहा लिखती हैं, जब मान्यवर कांशीराम अपने हुमायूं रोड वाले घर में आए तो मायावती को वहां रहने के लिए कोई कमरा नहीं दिया गया। जब मान्यवर कांशीराम भारतीय राजनीति के दिग्गजों से अपने ड्राइंग रूम में बैठकर मंत्रणा कर रहे होते थे तो मायावती घर के पिछवाड़े के आंगन में दरी पर बैठकर ग्रामीण इलाकों से आने वाले कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रही होती थी। कांशीराम अपने घर के फ्रिज को लॉक कर चाबी अपने पास रखते थे। उन्होंने मायावती और अपने दूसरे सहयोगियों को निर्देश दे रखे थे कि फ्रिज से उन लोगों के ही कोल्ड ड्रिंक सर्वे किया जाए जिनसे वो अपने ड्राइंग रूम में मिलते हैं। मान्यवर कांशीराम के अंतिम दिनों में जिस तरह से मायावती ने उनकी सेवा की उसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। अजय बोस लिखते हैं, अपने अंतिम दिनों में मान्यवर कांशीराम को लकवा मार जाने के कारण करीब करीब वे अपाहिज हो गए थे। वे पूरे 3 सालों तक मायावती के घर में रहे। जिस तरह से मायावती अपने हाथों से उनके कपड़े धोती और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती, वो बताता था कि कांशीराम के लिए उनके दिल में क्या जगह है। उस समय कांशीराम उन्हें कुछ देने की स्थिति में नहीं थे। मायावती जो कुछ भी उनके लिए कर रही थी वो सिर्फ उनके प्रति स्नेहवश कर रही थी। मायावती ने पहली बार 1985 में बिजनौर से लोकसभा के लिए उपचुनाव लड़ा था, लेकिन वहां वे जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार से चुनाव हार गई थी। 1989 में वे बिजनौर से ही चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा में पहुंची थी। उस जमाने में मायावती बात बात पर लोकसभा के वेल में पहुंच जाया करती थी। 1993 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए दिल्ली के अशोका होटल में मान्यवर कांशीराम और मुलायम सिंह यादव के बीच एक चुनावी गठबंधन हुआ। चुनाव नतीजों में समाजवादी पार्टी को 109 और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें मिली। दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन ये प्रयोग बहुत दिन तक नहीं चल पाया और दोनों दलों के बीच मतभेद पैदा होने लगे। अजय बोस लिखते हैं, मान्यवर कांशीराम जब भी लखनऊ आते थे वो कभी मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके घर नहीं गए। मुलायम सिंह यादव को ही उनसे मिलने सरकारी गेस्ट हाउस आना पड़ता था और वहां भी मान्यवर कांशीराम उन्हें आधे घंटे तक इंतजार करवाते। जब वो अपने कमरे से बाहर निकलते तो बनियान और लुंगी पहने होते, जबकि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री के औपचारिक कपड़े में होते।
वो मुलायम सिंह की अवमानना करने का कोई मौका नहीं चूकते। मायावती ने मुलायम सिंह यादव का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इससे एक दिन पहले 2 जून 1995 को मायावती को अपने जीवन के सबसे बड़े अपमान का घूंट पीना पड़ा। शाम 4 बजे स्टेट गेस्ट हाउस के उनके स्वीट पर करीब 200 से ज्यादा मुलायम समर्थकों ने हमला बोल दिया। वे गेस्ट हाउस का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और उन्होंने मायावती जी के समर्थकों की जमकर पिटाई की। गंदी गंदी गालियां और अपशब्दों का जमकर इस्तेमाल किया। मायावती जी अपने कमरे में रात 1 बजे तक कैद रहीं। इस बीच लोगों ने उनके कमरे की बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया। मायावती इस बेइज्जती को कभी नहीं भूली। इस दिन को भारतीय राजनीति के इतिहास में शर्मनाक और काला दिन के रूप में याद किया जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने शहरों और जिलों के नाम बदलने शुरू करने की कवायद की। आगरा विश्वविद्यालय का नाम उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कानपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कर दिया। मायावती की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर पार्क और परिवर्तन चौक का निर्माण। इस पार्क में तमाम दलित महानायकों की मूर्ति बनवाई गई हैं। बीजेपी को जल्द ही लग गया कि मायावती जी उनका एजेंडा नहीं चलाने वाली, इसलिए कुछ महीनों के अंदर उन्होंने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया। कुछ सालों बाद मायावती ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया, लेकिन ये प्रयोग भी अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। हालांकि इस बीच उन्होंने एक कड़े प्रशासक की छवि भी हासिल कर ली थी। उन्होंने प्रतापगढ़ के मशहूर नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर उन्हें जेल के अंदर भिजवा दिया। राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगभग 22 वर्षों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं और उनके ऊपर कई बड़े राजनेताओं जैसे मुलायम सिंह यादव और राजनाथ सिंह का वरदहस्त हासिल था। मायावती की वजह से ही राजा भैया पूरे 1 साल जेल में मौजूद रहे और उनकी रिहाई मुलायम सिंह यादव के सत्ता में दोबारा वापस आने के बाद ही हो सकी। मायावती के निकट रहे एक अफसर 2008 का एक किस्सा सुनाते हैं। मायावती ने अचानक मथुरा में 2 महीने पहले बने एक नाले का हेलीकॉप्टर से उद्घाटन करने का फैसला लिया। हालांकि मायावती का ये दौरा अचानक था, लेकिन कलेक्टर को किसी तरह इसकी भनक मिल गई कि मुख्यमंत्री मायावती वहां पहुंचने वाली हैं। उन्होंने तुरंत नाले की दोबारा मरम्मत करा दी। मुख्यमंत्री मायावती हेलीकॉप्टर से उतरी और अचानक अपने पैर से
नाले पर रखा कवर हटा दिया। उन्होंने पाया कि उसकी हाल ही में मरम्मत की गई है। वहां पर सारे गांव के लोग मौजूद थे और यह नज़ारा देख रहे थे। हेलीकॉप्टर पर चढ़ने से पहले मुख्यमंत्री मायावती ने उस कलेक्टर से कहा, तू तो गया। उसी शाम उस कलेक्टर का तबादला कर दिया गया। वर्ष 2007 में मायावती ने बिना किसी गठबंधन के अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत दिलाया। उसी साल न्यूज़वीक ने न सिर्फ उन्हें विश्व की चोटी की 100 महिला अचीवर्स में जगह दी, बल्कि मुख्य पृष्ठ में उनकी तस्वीर भी छापी। उनके सबसे बड़े खैर ख्वाह मान्यवर कांशीराम उनके जीवन की इस सबसे बड़ी उपलब्धि को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन मायावती जी ने अधिकतर राजनीतिक पंडितों की उस भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया कि मान्यवर कांशीराम की मृत्यु के बाद उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं रहेगा। जमीन पर बहुजन समाज पार्टी की इस जीत का असर नाटकीय था। एक बीएसपी कार्यकर्ता ने टिप्पणी की कि पहले लोग उसे रमुआ कहा करते थे, लेकिन बहन जी की 2007 की जीत के बाद उसे लोग अब राम जी कहने लगे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से भी मायावती का चोली दामन का साथ रहा। अच्छा प्रशासन देने वाली मुख्यमंत्री मायावती खुद को भ्रष्टाचार के आरोपों से नहीं बचा पाई। ताज कॉरिडोर मामले से लेकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के फंड को दाएं बाएं करने के मामले में उनकी काफी किरकिरी भी हुई। वर्ष 2012 में जब उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो उन्होंने 112 करोड़ की कुल संपत्ति होने का हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने दिल्ली के मशहूर सरदार पटेल मार्ग पर करोड़ रुपए देकर 22 और 23 नंबर की कोठियों का सौदा किया। इसके अलावा अपने पुश्तैनी गांव बादलपुर में उन्होंने शाही शान शौकत वाली आलीशान कोठी बनवाई। अपने 2012 वाले हलफनामे में उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास लगभग 1 करोड़ मूल्य के आभूषण हैं। मायावती के कई नजदीकी रिश्तेदारों पर भी आय से कहीं अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगे। मायावती जी ने इसकी सफाई में कहा कि ये पैसा उन्हें लोगों से उपहार के तौर पर मिला है। उनके कई नजदीकी सहयोगियों ने उन पर आरोप लगाया कि वे पैसा लेकर टिकट देती हैं। मायावती सद्भावना को बहुत अधिक दिनों तक कायम नहीं रख पाई। 2012 के विधानसभा चुनाव में पहले समाजवादी पार्टी ने उन्हें हराया और फिर 2014 की मोदी लहर का इतना असर हुआ कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा की एक सीट भी जीतने में नाकाम रही। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी मायावती के कमबैक की सारी उम्मीदें धूमिल साबित हुई। उन्होंने अपने अब तक के सबसे धुर विरोधी रहे समाजवादी पार्टी से चुनावी गठबंधन करके 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए इसका तोड़ भी निकाला।
कागज पर और चुनावी गणित के हिसाब से यह गठबंधन बहुत ज्यादा मजबूत दिखलाई देता है। अगर पुराने चुनावी आंकड़ों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की करीब करीब हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए लोहे के चने चबाने पड़े, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन का पुराना इतिहास बहुत सुखद नहीं रहा है। 1996 में हुए चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ भी चुनावी गठबंधन किया था। तब बहुजन समाज पार्टी ने 315 और कांग्रेस ने 110 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जब नतीजे आए तो ये गठबंधन 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। तब मान्यवर कांशीराम ने एक पते की बात कही थी, आज के बाद हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हमारे वोट दूसरी पार्टियों को ट्रांसफर तो हो जाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के वोट हमें कभी ट्रांसफर नहीं होते हैं। मायावती की पूरी कोशिश रही कि वो अपने राजनीतिक गुरु मान्यवर कांशीराम के इस आकलन को गलत साबित कर सके। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है कि वो अच्छी प्रतिभाओं को अपने साथ रखने में विफल रही है। उनकी पार्टी में सबसे पहले जाने वालों में मसूद अहमद थे। अजय बोस लिखते हैं, मसूद अहमद मुलायम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। जून 1994 में उन्होंने मायावती पर तानाशाही का आरोप लगाकर शेख सुलेमान के साथ पार्टी छोड़ दी। बाद में कई बड़े मुस्लिम नेता अकबर अहमद डंपी, आरिफ मोहम्मद खान और रशीद अलवी ने उनकी पार्टी में आए, लेकिन कुछ समय बाद मायावती ने उन्हें बाहर का दरवाजा दिखा दिया। इनमें स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती के खासम खास रहे नसरुद्दीन सिद्दीकी भी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगी बसपा सुप्रीमो मायावती? मायावती की दिली इच्छा रही है कि वे एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बने। उनके गठबंधन सहयोगी रहे अखिलेश यादव ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे मायावती की इस इच्छा में रोड़ा नहीं बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर भारत का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख सकता है? मायावती ने हमेशा मुसीबतों का बहुत ही जीवटता से सामना किया है और चुनौतियों के मुंह से सफलता को खींचा है। अपने पिता प्रभुदयाल से विद्रोह कर वो अपने घर से बाहर निकल आई। उनकी पार्टी के लोग इंतजार करते रहे कि कब कांशीराम की मौत के बाद वे मुंह के बल गिरे, लेकिन मायावती ने उन लोगों को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें डराने की कोशिशें की, लेकिन उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। राजनीतिक पंडितों ने 2007 में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की थी, लेकिन वे भी गलत साबित हुए। लगातार चुनावों में हार के बाद मायावती की प्रधानमंत्री बनने की
महत्वाकांक्षा को धक्का जरूर लगा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये लगाया जाए कि मायावती का राजनीतिक करियर उतार पर है? भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि किसी जीवित राजनेता, चाहे वो कितने भी चुनाव हार चुका हो, उसकी राजनीतिक ऑब्ituary लिखना बहुत खतरनाक है। कई लोग राजनीतिक पंडितों और लोगों द्वारा दरकिनार कर दिए जाने के बावजूद कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू पाने में सफल रहे हैं। ऑनलाइन बुलेटिन का यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।